तो यार ये है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर। इसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल है, जहाँ ये बंदा रोज अपने ऑफिस से घर आकर अपने घर के काम किया करता है। लेकिन एक रात जब ये अपना डिनर कर रहा होता है, वहीं पर अचानक ही उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद जब दोबारा उसकी आंख खुली तो एक अलग ही वर्ल्ड में होता है, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर मैजिशियंस की बहुत ही अहमियत होती है और यहाँ मैजिक यूज करना काफी आम बात है। लेकिन यार यहाँ पर मेन ट्विस्ट तो ये है कि अपना जवान बंदा इस वर्ल्ड में आने के बाद एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। और इसके लिए सबसे खराब बात तो ये कि एक बिल्कुल ही गरीब फैमिली में आ चुका था। और जहाँ इस वर्ल्ड के अंदर लगभग हर कोई मैजिक यूज करना जानता है, वहीं यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को तो मैजिक का एम भी नहीं आता। इस एनिमे की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसे काफी सारे लोग देख रहे थे। वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की जगह को बिल्कुल ही साफ कर देता है। असल में यार यहाँ पर थोड़ा खुदाई का काम चल रहा है और अपना मेन कैरेक्टर अपने मैजिक से इन लोगों की हेल्प कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसकी तारीफ करता है क्योंकि इसने फाइटिंग टाइप के मैजिक को इस काम में इस्तेमाल किया है, जो कि काफी टफ होता है। इसके बाद टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर इसकी खातिरदारी बड़ी अच्छी तरीके से होती है। यहाँ पर उसके स्वागत के लिए कुछ लड़कियां तैयार होती हैं और इस लड़की का नाम है एलिस। इन लोगों की ऐसी थोड़ी देर बातें चलती हैं, जिसके बाद अब वो वहाँ से उठकर अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाता है। और यहीं पर वो सोचता है 10 साल हो चुके हैं, कितना कुछ बदल चुका है, मैंने तो अपना ऑफिस भी छोड़ दिया। और तब इसके पास का एक सीन दिखाया जाता है इसकी पिछली लाइफ का, जहाँ पर तब ये एक नॉर्मल सी जॉब किया करता था और हमेशा ऑफिस से आने के बाद वो घर के सारे काम खुद ही करता है। कुछ ही देर में ही यहाँ पर ये अपने लिए खाना बनाकर तैयार कर लेता है। लेकिन जैसे ही अब वो इसे खाने के लिए बैठा, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और इसी तरह अचानक बैठे बैठे ही उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन तब इसके साथ कुछ अजीब होता है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने काफी बढ़िया खाना रखा देखता है। प्लेटें सजी हुई हैं, बढ़िया सा खाना और एक खूबसूरत सा माहौल। उस खाने को खाते वक्त उसे लगता है कि शायद उसके हाथ छोटे हो चुके हैं। और तब जैसे ये चेक करने के लिए उसने प्लेट में अपना चेहरा देखा तो वो देखता है कि अब तो वो एक छोटा सा बच्चा बन चुका है। और अभी आसपास बिल्कुल ही रईसों वाला माहौल था, जैसे ही कोई पार्टी चल रही हो। यहीं पर एक आदमी कुछ लोगों का इस पार्टी में आने के लिए शुक्रिया कहता है, क्योंकि आज उसके बड़े बेटे की शादी है। और इन सब लोगों की बातें अपने मेन कैरेक्टर को अच्छे से समझ भी आ रही थी, इसलिए उसे लगता है कहीं मैं सपने में तो नहीं आ गया, शायद मुझे दोबारा सो जाना चाहिए। वो अब एक कुर्सी पर बैठकर सो ही रहा था कि तभी एक आदमी उसे उठाते हुए कहता है, तुम ये कर क्या रहे हो, यहाँ पर क्यों बैठे हो, सारे मेहमानों को अपना इंट्रोडक्शन तो दो। असल में यार ये आदमी इसका फादर है और वो सबको अपने बेटे से मिलाते हुए कहता है, इससे मिलिए, ये है मेरा सबसे छोटा वाला बेटा। पर भाई यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को तो अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इतने में तभी वहाँ पर उस आदमी का एक और बेटा वहाँ पर आ गया जिसका नाम है एरिक। वो सभी से कहता है, आप लोगों का मेरे बड़े भाई की वेडिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही यहाँ पर वो सबको अपने छोटे भाई के बारे में बताता है, जो कि है अपना मेन कैरेक्टर और इसका नाम है वेंडरलिन वॉन बेनो बॉम्स्टर। बहुत ही लंबा नाम है इसका। और खुद का ये नाम सुनकर वेंडरलिन सोचता है, ये वाहियात नाम मेरा ही है क्या, कुछ और नाम नहीं मिला इन्हें मेरे लिए। इसके अब कुछ देर बाद सब पार्टी में बिजी हो जाते हैं और इधर एरिक वेंडरलिन के साथ बैठा था, जहाँ पर वो उसे कहता है, लगता है तुम इतने लोगों को देखकर घबरा गए। जिस पर वो उसे कहता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो एरिक यहाँ पर उसे बताता है कि दरअसल यहाँ पर हमारे बड़े भाई कर्ट की शादी हो रही है सर मार्चिन की सेकंड बेटी एमिलिया के साथ। और यार असल में ये एमिलिया एक नोबल है और इस चीज से यहाँ पर ये पता चलता है कि ये लोग भी एक नोबल ही हैं, प्योर नोबल। ये सब जानने के बाद वेंडरलिन पार्टी में लोगों को देखकर सोचता है, यहाँ के माहौल से तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफी ज्यादा अमीर हैं और अगर मैं इनका तीसरा बेटा हूँ तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। तो अब क्योंकि भाई उसे एक अमीर फैमिली में दोबारा एक लाइफ मिली है तो वो उसके पूरे मजे तो उठाएगा ही, इसलिए वो यहाँ पर अब टेंशन फ्री होकर काफी मजे भी करता है। अब इस रात के शानदार पार्टी शार्टी खत्म होने के बाद दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंडरलिन के सामने बिल्कुल ही रूखा सूखा खाना पड़ा हुआ था। वो भी इस चीज को देख के बड़ा ही हैरान होता है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर कल वाले घर के मुकाबले इस घर की हालत तो बिल्कुल ही पंक्चर हो रखी थी, टूटा फूटा घर था ये तो पूरा। इसे कुछ देर बाद वेंडरलिन एरिक के पास जाके उससे पूछता है, कल तो हम लोग के पास इतना अच्छा घर था और खाना था, तो आखिर आज क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। तो एरिक उसे कहता है, देखो अगर तुम एक नोबल हो तो तुम्हारी शान शौकत और रईसी होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये सब नहीं है तो तुम्हें जताना तो पड़ेगा ही। यानी कि दुनिया को बस दिखाने के लिए हम लोग अमीर हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। और कल जो सारे शानदार खाने लगे थे वो इसलिए थे क्योंकि इनके बड़े भाई कर्ट की शादी हो रही थी, बस सिर्फ उसके लिए ही हुआ था सारा इंतजाम। क्योंकि सच तो ये है कि ये लोग प्योर नोबल तो हैं पर काफी गरीब भी हैं। तभी वेंडरलिन अपने हाथों पर अपने भाइयों की गिनती करते हुए कहता है, हम लोग टोटल 3 भाई हैं, तो शायद हम लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं, उतनी दिक्कत नहीं होगी हमें। लेकिन असल में यार इसे भी कुछ पता ही है, क्योंकि तब वहां पर उसका चौथा भाई आता है जिसका नाम है हेलमेड, जो देखकर वेंडरलिन सोचता है, ओ तो लगता है मैं 4th सन हूँ, यानी कि चौथा बेटा। पर तभी इतने में ही वहां पर उसका एक और भाई आ गया जिसका नाम है पॉल। तो अब वो सोचता है इसका मतलब मैं 5th सन हूँ। लेकिन यार तब धीरे धीरे उसके और भी भाई यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो देखकर वेंडरलिन कहता है, अरे हम लोग ऑलरेडी इतने गरीब हैं और हम लोग तो टोटल 8 भाई हैं। हाँ यार ये लोग टोटल 8 हैं और इन 8 के 8 भाइयों में सबसे छोटा है हमारा मेन कैरेक्टर वेंडरलिन। लगता है इन लोगों के फादर ने काफी मेहनत की है। कुछ देर बाद वेंडरलिन अब अपने राज्य का मैप देखने लगा
और जहाँ पर वो अभी रहता है उस राज्य का नाम है स्टेटबर्ग। ये काफी बड़ी जगह है जहाँ पर लाखों लोग रहते हैं। और इसी राज्य के अंदर ब्रेकबर्ग नाम की एक छोटी सी जगह भी है जहाँ भी सब लोग रहते हैं और इनका ये गांव पूरा पहाड़ियों से ही भरा हुआ है और इस जगह पर टोटल 800 के अराउंड लोग रहते हैं। ये सब देखकर वो कहता है लगता है मेरी जिंदगी तो फिर से झंड हो गई। अब इस सब के बाद वो जैसे ही अपने घर पर आया तो देखता है कि एरिक कहीं पर जा रहा है और अपनी मॉम को बाय कहता है। तो एरिक उसे बताता है कि दरअसल हम लोग यहाँ पर कर्ट की शादी के लिए रुके थे और अब जब उसकी शादी हो चुकी है तो हम सब यहाँ से जा रहे हैं। उसका दूसरा भाई आकर उससे कहता है देखो तुम अभी बच्चे हो तो हम लोग तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं और वैसे भी जब तुम हमारी एज के होगे तो तुम्हें भी इस टाउन को छोड़कर जाना ही होगा। जिस पर वेंडलिन उसे कहता है भला तुम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी क्यों नहीं करते, फसल क्यों नहीं उगाते। तो उसका भाई उसे कहता है तुम यही तो नहीं समझ पा रहे, हम लोग नोबल्स हैं और ये बंटवारा वाला काम हम लोग को शोभा नहीं देता, तो इसलिए हम लोग अभी शहर जा रहे हैं जहाँ पर हम कोई जॉब ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। और तब एरिक भी उसे अलविदा क्या के वहां से चले जाता है। कुछ देर बाद अब वेंडलिन घर में आकर सारी बुक्स को ढूंढने लगा कि कहीं पर उसे कोई काम की किताब मिल जाए, पर यहाँ पर तो सिर्फ लव स्टोरी की बुक्स ही पड़ी हुई थी। तभी गलती से उसे एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। इसमें से एक छोटा सा बॉल और एक लेटर निकलता है। इस लेटर के अंदर लिखा था कि एक क्रिस्टल बॉल है जिससे कोई भी अपने मैजिक पावर्स के बारे में पता कर सकता है कि उसके पास मैजिक है या नहीं। इस लेटर के अंदर मैजिक को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया था, इसलिए अब वो भी इसको थोड़ा टेस्ट करने का सोचता है। जिसके बाद वो उस क्रिस्टल बॉल को उठाकर अपने सामने रख देता है। इस लेटर के अंदर ये लिखा था कि मैजिक कौन कितना इस्तेमाल कर पाएगा ये हर इंसान के माना के ऊपर होता है, यानी कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। और इस लेटर के अंदर मैजिक के काफी सारे फायदे भी लिखे हुए थे, जो देखकर तो वेंडलिन पहले सोचता है क्या ही फायदा होगा इसे चेक करके, पर थोड़ा सोचने के बाद वो अब अपना मैजिक चेक करने लगता है। शुरुआत में तो काफी देर तक कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से वो क्रिस्टल बॉल ग्लो करने लग जाती है। उसी वक्त एक आदमी को भी दिखाया जाता है जिसने कि उसी क्रिस्टल बॉल को सेंस कर लिया था। इस लेटर के अंदर आगे लिखा होता है कि अगर क्रिस्टल बॉल रेनबो कलर में चमका तो इसका मतलब तुम्हारे पास काफी हाई लेवल का मैजिक है और इसके आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें एक मैजिक गाइड पढ़नी होगी। तो इसलिए अब अपना वेंडलिन गाइड बुक को ढूंढने में लग जाता है, पर यहाँ पर तो सिर्फ लव स्टोरी वाली बुक्स के अलावा और कुछ था ही नहीं। तभी तो यार इसके फादर के 8 बेटे हैं। इतने में अब उसका फादर भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वेंडलिन उससे पूछता है क्या हमारे पास और बुक्स हैं, लेकिन यार जैसा कि तुम लोग को पता ही है ये लोग तो इतने गरीब हैं तो बुक्स कहाँ से आएगी इनके पास। इसके अब कुछ देर बाद वेंडलिन जलाने के लिए कुछ लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आता है और साथ ही साथ यहाँ पर वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करने की कोशिश तो करता है पर कुछ होता नहीं। उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इतने में ही अचानक वहाँ पर वही बंदा आता है जिसे कुछ देर पहले दिखाया गया था। अरे वाह तुम्हारे पास तो काफी अच्छी मैजिक पावर्स हैं। उसे अचानक अपने सामने देखकर तो वेंडलिन बेचारा डर ही जाता है, जो देखकर वो उसे कहता है अरे अरे सॉरी मुझे माफ करना, मैंने अचानक आके शायद तुम्हें डरा दिया। तभी वो उसके हाथ से एक लकड़ी लेके दूर फेंक देता है। तुम मुझसे डरो मत, मैं एक इंसानी हूँ और एक मैजिशियन भी। इधर ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर ये पता चलता है कि जिस लकड़ी को इस मैजिशियन ने अभी वेंडलिन से लेकर फेंका था उससे चट्टान टूट कर एक जंगली सुअर पर जाकर गिर गया है और गुस्से में आकर वो इन दोनों के पीछे पड़ जाता है, जो देख के वेंडलिन की तो फटी जाती है। तब वो मैजिशियन उससे कहता है अरे डरो मत, अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करो। लेकिन भाई इस छोटू को तो मैजिक का भी नहीं आता, जो देख के वो मैजिशियन उसे मैजिक का इस्तेमाल करना सिखाते हुए अपनी मैजिक पावर से वेंडलिन की मैजिक एनर्जी को उसके बॉडी से बाहर निकालता है और मैजिक के बाहर आने के रिलीज हुई फोर्स की वजह से वो जंगली सुअर थोड़ा पीछे हो गया। वेंडलिन को तो यकीन ही नहीं होता कि उसने पहली बार अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल किया। इतने में वो जंगली सुअर एक बार फिर से उनकी तरफ गुस्से में अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ये मैजिशियन तो उसे बस अपने एक ही अटैक में जलाकर राख कर देता है। और तब वो वेंडलिन को अपने बारे में बताते हुए कहता है मैं एक मैजिशियन हूँ और मेरा नाम है एल्फ्रेड रेनफॉल्ड और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी अच्छे मैजिशियन बनो। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडलिन रेनफॉल्ड के साथ बैठा चाय पी रहा था। असल में यार बात यह है कि रेनफॉल्ड को एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए जिसे वो मैजिक सिखा सके और उसे वो खुद से भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता है। यही वजह है कि इस वक्त वो वेंडलिन को मैजिक सिखाना चाह रहा है और भाई वैसे भी इसे भी तो मैजिक सीखना ही था तो मना तो करेगा नहीं। रेनफॉल्ड उसे कहता है मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा लेकिन तुम ये बात किसको बताओगे नहीं, क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वो डायरेक्ट तुम्हें ही अपना नया लॉर्ड बना देंगे, यानी कि नया किंग। जो सुनकर वेंडलिन को कुछ समझ नहीं आता तो रेनफॉल्ड उसे बताता है कि असल में इस वर्ल्ड के अंदर एक मैजिशियन के पास नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा पावर्स होती हैं, तो अगर किसी को ये पता चला कि तुम मैजिक इस्तेमाल करते हो तो बिना सोचे समझे तुम्हें अपना नया लॉर्ड बना देंगे। लेकिन भाई अभी अपना मेन कैरेक्टर बच्चा ही तो है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे संभाल पाएगा भला, इसलिए उसे मैजिक सीखने वाली बात सबसे छुपा के रखनी होगी। जिसके बाद अब रेनफॉल्ड वेंडलिन की ट्रेनिंग शुरू करता है। वो उसे अपने हाथ पकड़ने को कहता है और अपने आसपास की एनर्जी को मैजिक में यूज करने का तरीका बताता है और धीरे धीरे ऐसे करते करते वेंडलिन को रेनफॉल्ड की मैजिकल एनर्जी फील होने लगती है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा थी। तब रेनफॉल्ड उसे कहता है वैसे तो तुम मेरी माना की एनर्जी का लेवल मैच नहीं कर पा रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। इधर वेंडलिन के फादर को दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें वो मैजिक कैलकुलेट करने वाला क्रिस्टल मिल जाता है। वो कर्ट को बुलाकर उससे पूछते हैं क्या तुमने इस क्रिस्टल बॉल को निकाला था, जिस पर कर्ट उन्हें मना कर देता है। तब उसके फादर को याद आता है कि कल तो वेंडलिन यहाँ पर आकर कुछ कर रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास मैजिक पावर्स हैं। पर इन लोगों को इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं होता, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वेंडलिन तो छोटा बच्चा है, उसके पास कहाँ ही मैजिक होगा। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडलिन फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। बहुत जल्दी सीख रहा है ये तो। इतने में अब रेनफॉल्ड भी वहाँ पर आता है और वो अपने साथ कुछ सब्जियां लेकर आया था। असल में वो ये वेंडलिन को देने के लिए
लाया है ताकि वो इसे घर पर ले जा सके। इससे अब वेंडरलिन घर पर यह बहाना बना पाएगा कि वो सब्जियां लेने जंगल में जाता है। इससे कोई इस पे शक भी नहीं करेगा और वो भी अब रेनफॉल की बात मान के ऐसा ही करता है। सारी सब्जियों को घर पर लेकर आता है, जो देख के उसके घर में हर कोई खुश हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के लिए ताजी सब्जियां खाना इतना भी आसान नहीं होता। कभी कभी मिलती है इन लोगों को इतनी अच्छी सब्जियां खाने को। अगले सीन में रेनफॉल को दिखाया जाता है, जो कि वेंडरलिन को सिखा रहा था कि वो कैसे हवा को महसूस करके आसपास की चीजों का पता लगा सकता है। तो वो भी अब उसके सिखाए हुए पे अच्छे से प्रैक्टिस करता है। इससे वेंडरलिन कभी भी हवा में होने वाली वाइब्रेशन से ये पता लगा सकता है कि उसके सामने क्या है। और यहीं पर उड़ते हुए तो वेंडरलिन एक चिड़िया को ही मार देता है। इतने प्रैक्टिस करने के बाद अब ये लोग लंच करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर रेनफॉल वेंडरलिन को जंगल में ज्यादा अंदर जाने से मना करता है, क्योंकि इस जंगल में मॉन्स्टर्स का बहुत ही ज्यादा खतरा है। उनसे जो भी टकराता है वो कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाता। ऐसे अब धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है, जहाँ एक दिन वेंडरलिन आकर रेनफॉल को बताता है कि लगता है मेरे बड़े भाई कर्ट को मुझ पर शक हो चुका है, क्योंकि उसने अब मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। तो रेनफॉल उससे कहता है हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुमने मैजिक सीख लिया तो इससे उसकी गद्दी छीन जाएगी और तुम्हारा भाई ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो वेंडरलिन उसे कहता है लेकिन मुझे तो लॉर्ड बनने का कोई शौक नहीं, फालतू यही सब चीजें मेरे लिए, तो मैं इस चीज के लिए भला अपने भाई के साथ दुश्मनी क्यों लूंगा। यहीं पर इन लोगों की बातों के बीच रेनफॉल के हाथ से अचानक ही काफी डार्क ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो देखकर तो वो खुद भी काफी डर चुका था। अब कुछ समय बाद वेंडरलिन अपने घर आकर सभी से कहता है मुझे एक एडवेंचरर बनना है, क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड को अच्छे से देखना है और बहुत सारी चीजें सीखनी है, इसलिए मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। और अपने फैमिली वालों से बातें करने पे इसे ये पता चलता है कि उसे एक एडवेंचरर बनने के लिए एडवेंचरर एकेडमी में जाना होगा, जहाँ जाने के लिए बहुत ही मोटी रकम देनी पड़ती है। और यार अगर तुम्हें ये एनीमे इतना अच्छा लगी रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वैसे हाँ मैं जानता हूँ कि मैं काफी टाइम से गायब था, पूरा 1 महीना हो चुका है, और इस चीज के लिए यार माफ कर देना, क्योंकि मैं अभी बीच में थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस वजह से यूट्यूब पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। बाकी आप तुम लोग टेंशन मत लो, अब से वीडियोस रेगुलर ही आएंगी। मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि हर वीक में एक वीडियो डाल सकूं। 100 के भी तो करने हैं ना। चलो अब छोड़ो बकवास ज्यादा ही हो गई, अपने एनीमे पर वापस आते हैं। अगले दिन वेंडरलिन खुद आकर रेनफॉल से एडवेंचर एकेडमी के बारे में पूछता है, तो इस पर वो उसे बताता है कि पास ही में एक अच्छी सी एडवेंचर एकेडमी है, जिसमें बच्चे भी ज्वाइन होकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद रेनफॉल अब वेंडरलिन को फ्लाइंग मैजिक सिखाने का डिसाइड करता है, ताकि वो आसानी से कहीं भी आ जा सके, और तब वो उसे लेकर आसमान में काफी ऊंचा उड़ाता है। देखो वेंडरलिन, ये है वो दुनिया जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब इसके कुछ देर बाद रात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर रेनफॉल के आसपास काफी ज्यादा डार्क और आ चुका है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है। लेकिन कभी भी रेनफॉल वेंडरलिन को इन सब चीजों के बारे में नहीं बताता और उसकी ट्रेनिंग हमेशा की तरह जारी रखता है। अब जब वेंडरलिन रात में सबके साथ डिनर कर रहा था, तो यहाँ पर उसके फादर से उसे पता चलता है कि विस्परिंग डेड नाम की कोई चीज पहाड़ों में घूम रही है, और ये विस्परिंग डेड किसी तरह की स्पेशल पावर है। इससे लोगों की बॉडी अचानक से ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे आके उनका शरीर पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ये सब सुन के तो अब वेंडरलिन भी काफी डर चुका था और जल्दी से उड़ते हुए जंगल की तरफ जाता है, और जाके रेनफॉल को बुलाने लगता है, जो देख के वो अब उसके पास आता है। वेंडरलिन उससे कहता है मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस जंगल के अंदर विस्परिंग डेड घूम रहा है, आपको मेरे साथ चलना चाहिए। वो यहाँ पर काफी कोशिश करता है उसे ले जाने की, पर फिर भी रेनफॉल उसके साथ नहीं जाता, और तब वो उसे कहता है मेरी बात सुनो, असल में मैं ही विस्परिंग डेड हूँ। तो वेंडरलिन उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो अभी जिंदा हो ना। तब रेनफॉल उसे बताता है कि ये चीज 5 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय ड्यूक का बेटा काफी बीमार पड़ गया था, और तब हमें उसे बचाने के लिए काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ाई करनी पड़ी थी, और क्योंकि मैं एक मैजिशियन हूँ तो मैं इन सबके बीच आ गया। उन मॉन्स्टर से लड़ते वक्त हम जितनों को मारते थे वो उतने ही और ज्यादा बढ़ जाते थे, और अकेले फाइट करने के चक्कर में मैंने अपना माना बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। यही वजह है कि मैं अब ऐसा बन चुका हूँ। इसका मतलब यार ये कि रेनफॉल अब बहुत जल्द मरने वाला है, क्योंकि वो विस्परिंग डेड नाम की पावर जो कि जंगल में घूम रही थी वो अब इसके ऊपर हावी हो चुकी है। वो वेंडरलिन से कहता है क्या तुम मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? मैं चाहता था कि मैं अपनी इस जर्नी के दौरान किसी ऐसे को अपनी पावर्स सौंपूं जो उसके काबिल हो, और इसी खोज में मुझे तुम्हारी पावर्स फील हुई। तो इसलिए अब रेनफॉल वेंडरलिन को ही अपनी सारी पावर्स सौंपना चाहता है, क्योंकि सिर्फ अभी उसकी नजर में वही एक है जो कि इन पावर्स को संभालने के काबिल है। साथ ही अब उसका जख्म भी काफी बढ़ चुका है, और उसके पास अब इतना माना भी नहीं कि वो अब इसे रोक सके। रेनफॉल वेंडरलिन से कहता है देखो अब इससे पहले कि मैं बाकी लोगों के लिए खतरा बनूं, तुम मुझे खत्म कर दो, इसी में हम सबका भला है। तो अब उसके कहे अनुसार वेंडरलिन अपनी पावर्स का यूज करना शुरू करता है, जिससे रेनफॉल के शरीर से बहुत ही तेजी से माना निकलना शुरू हो जाता है, और तब वेंडरलिन को भी अपने मास्टर के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो रेनफॉल का हर चीज के लिए शुक्रिया करते हुए कहता है अब मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर रहा हूँ। आखिरी वक्त में रेनफॉल कहता है तुम तो सच में वही हो जिसकी मैं तलाश कर रहा था हमेशा से, और धीरे धीरे अब रेनफॉल वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वेंडरलिन अपनी एडवेंचर बनने की जर्नी पर निकल चुका है, और अब इसके सीधा 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेंडरलिन अब थोड़ा बड़ा हो गया है और एक न्यू एकेडमी के अंदर एडमिशन भी ले चुका है। टीचर के कहने पर सभी यहाँ पर अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, साथ में वेंडरलिन भी। कुछ देर बाद अब इनका टीचर इन्हें पार्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देता है, क्योंकि 1 महीने बाद इन सभी को पार्टीज में काम करना होगा, यानी कि टीम में। तो अभी से ही ये लोग इस फॉर्म के जरिए अपने टीममेट्स को चुन सकते हैं। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वेंडरलिन लंच कर रहा था और कुछ बच्चे उसे ही देखने लगते हैं। असल में यार बात यह है कि अपना हीरो एक मैजिक
यूजर है, जो कि काफी रेयर चीज है। इन लोगों की बातों से पता चलता है ये एकेडमी के इंस्ट्रक्टर ने भी वेंडेलिन को सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि इसके पास सीखने को कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ पहले से ही जानता है। अभी वेंडेलिन अकेला ही बैठकर लंच कर रहा था, तो ये लोग मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपनी पार्टी में शामिल करने का डिसाइड करते हैं। और सिर्फ ये लोग ही नहीं, बाकी के स्टूडेंट्स भी वेंडेलिन को अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं। अगले सीन में इनका टीचर इन सब लोगों को अपना अपना ग्रुप बनाने के लिए कहता है, जो सुनते ही सारे स्टूडेंट्स फटाफट अपना ग्रुप बनाने में बिजी हो गए थे। पर अपने वेंडेलिन को तो लगता है कि कोई उसे भाव ही नहीं देगा, इसलिए वो किसी से बात भी नहीं करता। लेकिन यहाँ तो ये 3 स्टूडेंट्स बैठकर वेंडेलिन को अपनी टीम में शामिल करने की बात कर रहे थे। इस लड़की का नाम है लुइस, इस लड़के का एरविन और इसका लिन। इन लोगों को ये लगता है कि वेंडेलिन जरूर अपने से ज्यादा पावरफुल से ही फाइट करना चाहता है। यहीं पर लिन उनसे कहती है, जब तक हम लोग उसके इतने पावरफुल नहीं हो जाते वो हमारी टीम में नहीं आने वाला। इसके कुछ देर बाद ये सब के सब हंटिंग करके आ चुके थे, यानी कि शिकार करके, जहाँ सबके सब अपना अपना शिकार लेकर आए थे। इन्हें लग रहा था कि इनसे आगे तो कोई है ही नहीं। पर तभी वहाँ पर वेंडेलिन आता है। उसे देख के सबको ऐसा लगता है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, बस खाली हाथ ही आए तो। पर तब वेंडेलिन अपने मास्टर के दिए बैग में से एक एक करके अपने सारे शिकार को निकालता है। इसका ये बैग कम और डोरेमोन की पॉकेट ज्यादा लग रही है। ये सब देखकर इन लोगों को समझ में आ गया कि वेंडेलिन के सामने ये लोग पानी कम चाय हैं। और अब जब वेंडेलिन इन लोगों से इतना आगे है कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो सबके सब चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। वेंडेलिन बेचारे इधर सोच रहा था कि अपने कमाए हुए पैसों से वो सबको पार्टी देगा, पर जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई होता ही नहीं। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरविन और लिन एक बड़ा शिकार करने का डिसाइड करते हैं, ताकि उनके ग्रुप को कोई हल्के में न ले। इसलिए अब अगले दिन वो लोग शिकार पर पहुंचते हैं और ये लोग जंगल के बीचों बीच आ चुके थे, जहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं। और यहीं पर इनका सामना होता है काफी सारे वुल्फ से, जो कि इन लोगों को पूरा घेर ही चुके थे। लो भाई, अब भुगतो, हीरो बनने चले थे ना। धीरे धीरे सारे वुल्फ उन लोगों की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। यहीं दूसरी तरफ वेंडेलिन को दिखाया गया, जो कि इधर इन लोगों की एनर्जीज को महसूस कर पाता है और सोचता है अगर मैं इन लोगों को बचा लूं तो शायद ये लोग मुझसे दोस्ती कर लें। और अब यही सोचते हुए वो उन लोगों की तरफ जाने लगता है। लेकिन भाई ये लोग भी कुछ कम नहीं होते, काफी अच्छी टक्कर देते हैं सारे वुल्फ को। पर तब इससे पहले कि इन भेड़ियों के हाथों मारे जाते हैं, इतने में वेंडेलिन वहां पर पहुंच जाता है और अपने आसपास मैजिक से काफी सारी चट्टानें भी खड़ी कर देता है। सही में यार, ये देखते ही देखते इतना पावरफुल हो चुका है। कुछ देर बाद अब एरविन आके वेंडेलिन से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, हम लोग तुम्हें इंप्रेस करना चाहते थे जिससे तुम हमें भी जानो, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तुम्हारा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अब ये तीनों फैसला करते हैं कि वेंडेलिन को या अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए उसे अपनी टीम में शामिल करेंगे ही नहीं, बस तब तक के लिए ही जब तक के लिए वेंडेलिन को अपनी पावर से इंप्रेस नहीं कर देते हैं। इतने में तब यहाँ पर उनका टीचर आके उन्हें बताता है कि आज एक बहुत ही बड़ी पार्टी होने वाली है, जिसमें ड्यूक आने वाला है। वैसे अब ये ड्यूक कौन है तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा। ड्यूक के आने वाली बात अब पूरे क्लास में फैल जाती है और सबके सभी जान के बड़े खुश भी होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ड्यूक किसी अच्छे से पावरफुल बंदे को अपने साथ शामिल होने के लिए ऑफर देगा। इसके बाद अब पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। ये पार्टी काफी हाई लेवल की पार्टी थी और यहीं पर ड्यूक को भी दिखाया जाता है। तब उसके पास एक आदमी आके उसे कुछ बताता है, जो सुनकर अब वो वेंडेलिन के पास जाके उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम है ड्यूक एमेडियस, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर वेंडेलिन उसे हाँ कहता है, तो ड्यूक उसे अब कहीं ले जाने लगा। जो देखिए वेंडेलिन उसे कहता है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं अपने साथियों को भी साथ ले जा सकता हूँ। असल में यहाँ पर वो एरविन, लुइस और लिन की बात कर रहा था। अब ड्यूक इन चारों को एक आदमी के पास लेकर पहुंचता है, जो कि असल में एक मैजिशियन है और ये आदमी रेनफॉल्ड का टीचर भी है। वो वेंडेलिन से कहता है, मैंने सुना है कि जहाँ पर तुम्हारी फैमिली रहा करती है वहीं पर रेनफॉल्ड ही मारा गया है, शायद अब तो वो एक विस्परिंग डेड बन चुका होगा। इस आदमी का नाम है ब्रेंटेक। ड्यूक बताता है कि ब्रेंटेक सेंस मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे लाखों किलोमीटर रेंज तक की चीजों को सेंस कर सकते हैं। पर 8 साल पहले अचानक ही रेनफॉल्ड की सेंस उस जगह से गायब हो गई थी, तो इसलिए इन्हें ऐसा लगा कि शायद उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी होगी अपनी पावर्स किसी और को देने की। यहीं पर रेनफॉल्ड के बारे में काफी सारी बातें बताता है कि वो इतना पावरफुल था कि उसे वर्ल्ड के टॉप 5 मैजिशियंस में काउंट किया जाता था। और सिर्फ यही नहीं, वो किसी कमजोर को कभी अपना स्टूडेंट नहीं बनाता। और अब उसके जाने के बाद अचानक तुम हमें मिले, जिसके पास इतनी पावर्स हैं, साथ ही तुम्हारे पास ये मैजिक बैग भी है, जो कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि रेनफॉल्ड का ही है, उसने ही तुम्हें दिया होगा। और इस चीज से इन्हें ये समझ में आ जाता है कि वेंडेलिन रेनफॉल्ड का स्टूडेंट है। ब्रेंटेक के पूछने पर वेंडेलिन उसे बताता है कि मैंने उनके ज़ॉम्बी बनने से पहले ही उन्हें खत्म कर दिया। जो सुनकर ब्रेंटेक कहता है, पागल हो गया था क्या वो? उसने ये काम एक बच्चे से कराया। साथ ही वो वेंडेलिन को थैंक्स भी कहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही रेनफॉल्ड अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाया। जिसके बाद वो ब्रेंटेक को ही रेनफॉल्ड का दिया वो बैग दे देता है। बाहर आने के बाद ये तीनों आपस में बैठकर वेंडेलिन के बारे में ही सोचने लगते हैं, क्योंकि इन्हें ये समझ में आ जाता है कि उसकी लाइफ बहुत ही अलग है। इतने में वेंडेलिन भी वहाँ पर आ जाता है और यही बातों बातों में इन लोगों को ये पता चलता है कि असल में तो वेंडेलिन भी इनके साथ अपनी टीम बनाना चाहता है, क्योंकि यार वैसे भी अब वो इसी तरह कब तक अकेला रहेगा, एक टीम तो चाहिए ही होगी ना उसे। वो उनसे कहता है, मुझे तुम लोगों के साथ सच में काफी मजा आएगा। इतने में तब ड्यूक पीछे से आता है और उसे कहता है, हमने तुम्हारे 2000 सप्लाईज में से सिर्फ 20% ही लिया है। ये ड्यूक यहाँ पर उन सप्लाईज की बात कर रहा है जो कि रेनफॉल्ड के बैग में से निकले थे। उस बैग के अंदर टोटल 2000 सप्लाईज थे, जो कि रेनफॉल्ड ने वेंडेलिन को एज अ गिफ्ट दिए थे, और इसकी टोटल वैल्यू है लगभग 1000 गोल्ड कॉइंस। और इस वर्ल्ड के अंदर एक गोल्ड कॉइन की कीमत है 1 मिलियन येन। जो सुनकर तो वेंडेलिन भी बिल्कुल ही हैरान होता है।
ब्रेंटेक उसे कहता है रेनफॉल का खुद का एक स्टेट था और अब जब वो नहीं रहा तो हम वो तुम्हें देना चाहते हैं क्योंकि उसने तुम्हें ही चुना है। जिसके बाद अब एक बड़े से मैंशन को दिखाया जाता है जो कि था तो पहले रेनफॉल का पर अब अपने छोटू का हो चुका है। लेकिन भाई मैंशन इतना बड़ा है तो वो अकेला रहकर यहाँ पर करेगा क्या, कुछ पार्टनर्स भी तो चाहिए होंगे उसे। और तब उसे अपने सामने पार्टी बनाने वाला फॉर्म रखा दिखता है। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडरलिन और उसके सारे साथी शिप पर थे और ये सब लोग जा रहे हैं अपने वेंडरलिन के भाई की शादी में। 8 भाई है ना इसके, सबकी शादी अभी तो होंगी अब। और इसके जिस भाई की अभी शादी हो रही है उसका रिश्ता काफी ग्रैंड फैमिली के अंदर जुड़ा है, यानी कि एक अच्छी खासी नामी फैमिली से। और तुम लोगों को क्या लग रहा है इनकी शिप पानी में चल रही है? नहीं, असल में तो ये हवा में उड़ रही है। इसलिए अरविंद के भी यहाँ पर डर के मारे फटी हुई थी। इन लोगों के साथ ब्रेंटेक भी है जो कि अपने किसी काम से इनके साथ जा रहा है। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से उनकी शिप के पास एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है जिससे आप पूरे शिप में ही डर वाला माहौल बन जाता है। सबको यहाँ पर ब्रेंटेक पर यकीन था कि वो ही नहीं बचा सकता है, लेकिन यार यहाँ तो ब्रेंटेक को ही खुद पर यकीन नहीं होता क्योंकि ये ड्रैगन एक अनडेड है और इसे बिना होली मैजिक के हराया नहीं जा सकता। पर तभी ब्रेंटेक सबको दिलासा देते हुए कहता है तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ पर एक और बहुत ही शानदार मैजिशियन है। और यार ब्रेंटेक यहाँ पर और किसी की नहीं बल्कि अपने वेंडरलिन की ही बात कर रहा है, जो देखकर तो ये बेचारा और डर जाता है। अरे भाई तुम सब लोग मुझसे उम्मीद मत लगाओ, मेरे बस से बाहर है ये ड्रैगन। लेकिन थोड़ा सा मनाने के बाद आखिर में वो मान ही जाता है। ब्रेंटेक उससे कहता है तब तक मैं शिप को प्रोटेक्ट करता हूँ और तुम उस ड्रैगन के ऊपर होली मैजिक का इस्तेमाल करना, बस यही तरीका है उसे हराने का। जिसके बाद अब वेंडरलिन अकेला ही उस ड्रैगन के पास जाता है और इस ड्रैगन की पावर सही में काफी ज्यादा थी। वैसे एक तरह से देखा जाए तो वेंडरलिन यहाँ पर अकेला नहीं है, ब्रेंटेक भी अपना मैजिक बैरियर बनाकर उसे प्रोटेक्ट करता है। इधर वेंडरलिन अपना अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन इस चीज में उसे काफी समय लग रहा था और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये ड्रैगन उस पर लगातार अटैक करता ही रहता है। पर कुछ देर के अंदर ही अब वेंडरलिन ने भी अपना अटैक कर ही दिया, जिसका उस ड्रैगन के ऊपर असर तो होने लगता है, पर फिर वो वेंडरलिन को 2-3 फटके मार ही देता है। लेकिन ये अटैक अपने वेंडरलिन का था तो ये ड्रैगन इतना आसानी से उसे बच कैसे जाता। देखते ही देखते थोड़ी देर के अंदर ही उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो अब नीचे गिरने लगता है। लेकिन यहीं पर वेंडरलिन की नजर उस ड्रैगन की बॉडी से निकली रेड क्रिस्टल पर पड़ती है, जिससे धीरे धीरे वो अट्रैक्ट होने लगता है। इसके कुछ देर बाद अब सब मिलकर शिप पर पार्टी करते हैं, ड्रैगन के हारने की पार्टी। यहीं पर ब्रेंटेक बैठा ही हुआ था कि तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है एल्डर और ये ब्रेंटेक के बचपन का पुराना साथी है। इस सिटी के अंदर बहुत ही नामी मर्चेंट है, यानी कि व्यापारी। कुछ देर बाद अब सब शिप से नीचे उतरते हैं, जहाँ ब्रेंटेक को इस सिटी के अंदर थोड़ा काम था इसलिए वो वहां से चला जाता है। और उसके जाते ही यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। तब उनमें से एक नीचे झुकते हुए वेंडरलिन से कहता है आपने उस ड्रैगन को हराकर बहुत ही बड़ा काम किया है, इसलिए हमारे लॉर्ड कैसल में आपका इंतजार कर रहे हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो वेंडरलिन को उनकी तरफ से एक इनविटेशन आया है। जिसके बाद अब वेंडरलिन उस सोल्जर के साथ लॉर्ड से मिलने जाता है, जहाँ पर काफी अच्छे से उसका स्वागत किया जाता है। एल्टर और वेंडरलिन लॉर्ड को देखते ही उनके सामने अपना सर झुका लेते हैं, जो देखकर वो वेंडरलिन से कहता है अरे ये क्या, तुम तो अभी काफी यंग हो, तुमने उस एंशिएंट ड्रैगन को हराया और हमारे शिप पर काफी सारे पैसेंजर्स की जान बचाई, ये काफी सम्मान की बात है। इसलिए मैं अब अपनी तरफ से तुम्हें एक मेडल देना चाहता हूँ और यार इस मेडल के मिलने के बाद ये एक बैरोनेट बन जाएगा। वैसे ये बैरोनेट होता क्या है तो मुझे भी नहीं पता। इधर अब इन तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पर सब एरिक के घर पर आए हुए थे। ये लोग आपस में वेंडरलिन के बारे में ही बात कर रहे थे और ब्रेंटेक उनसे कहता है तुम लोग अब बस देखते जाओ, वेंडरलिन अब काफी बड़ी ऊंचाई को छूने वाला है। असल में बात यह है कि अगर वेंडरलिन बैरोनेट बना तो वो अपने फादर से भी आगे निकल जाएगा। सीधे सीधे बोला जाए तो बैरोनेट एक काफी ऊंची पोस्ट है, तो इसलिए अब लीना को लगता है कहीं ऐसा ना हो वो बैरोनेट बनने के बाद हमारे साथ ही रहना बंद कर दे। तो ब्रेंटेक उसे कहता है अरे चिंता मत करो, उसे जहाँ रहना अच्छा लगेगा वहाँ पर रह सकता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी तरह की भी जबरदस्ती नहीं होगी। जो सुनकर ये लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन एरिक उनसे कहता है इतना भी खुश मत हो, अभी तो बस शुरुआत है। इधर अब कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन की हड्डियों की बोली लग रही थी, क्योंकि वो ड्रैगन सदियों पुराना था, इसलिए उसके बॉडी पार्ट्स भी बड़े कीमती हैं। यहाँ कैसल के अंदर भी ड्रैगन के उसी रेड क्रिस्टल को लेकर मोल भाव चल रहा था, क्योंकि भाई वेंडरलिन ने ही उस ड्रैगन को मारा है तो हिस्सा तो उससे भी मिलना चाहिए। पर यहाँ तो लोगों में ही इस क्रिस्टल के बंटवारे को लेकर बातों बातों में ही बहस छिड़ जाती है, जो देखकर एल्टर वेंडरलिन को बताता है कि ये लोग तुम्हारा हिस्सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम अभी एक बच्चे हो, तो इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि तुम्हें इसमें से ज्यादा हिस्सा मिले। इसके बाद अभी दोनों कैसल के बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर एक बंदा अपनी कुछ टेक्निक्स दिखाकर वेंडरलिन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि अब अपना छोटू एक नोबल बन चुका है और उसका ओहदा भी अब काफी ऊंचा हो गया है, तो इसलिए ये लड़का चाहता है कि वेंडरलिन उसे इम्प्रेस होकर उसे अपनी टीम में रख ले, यानी कि उसे अपने साथ रख ले। और वैसे भी जो मेडल अभी वेंडरलिन के पास है वो सदियों से किसी के पास नहीं रहा है, इसलिए अभी वेंडरलिन का ओहदा काफी हाई हो चुका है। साथ ही भाई अब तो काफी सारे व्यापारी भी वेंडरलिन के साथ अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो अब अपनी बेटियों की शादी उसके साथ ही कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगले दिन वेंडरलिन अपने भाइयों से मिलने आता है, जहाँ ये सबके सब थोड़े उदास लग रहे थे। तो वो उनसे पूछता है आखिर बात क्या है, तुम लोग ऐसे उदास क्यों हो? तो एरिक उसे कहता है देखो अभी सबकी फैमिली के पास से उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट आया है, पर हमारी फैमिली वालों ने तो हमें कुछ भेजा ही नहीं। तभी वेंडरलिन का भाई उसे एक लेटर निकाल कर देता है, जो कि कर्ट की तरफ से आया है। लेटर के अंदर कर्ट ने लिखा था अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एरिक तुम खुद ही पर कर दो वेडिंग गिफ्ट। तब वेंडरलिन उसे कहता है क्या मैं आपकी शादी के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से थोड़े से गिफ्ट देना चाहता हूँ। जिसके अब कुछ देर बाद उसके भाई की शादी होती है, जहाँ भाई अपने वेंडरलिन ने तो काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया था, काफी पैसे वाला हो गया
भाई अपना। अब इसके कुछ देर बाद एल्टर एक छोटे से मटके के अंदर कुछ लेकर आता है जो कि वेंडरलिन ने ही उससे मंगाई थी, पर उसे ये देख यकीन नहीं होता कि एल्टर ये लेकर ही आ गया। जिसके बाद अब वेंडरलिन अपने दोस्तों को लेकर अपने घर आता है। यहाँ सभी किचन में आ चुके थे और यहाँ पर ये लोग कुछ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वेंडरलिन उन्हें बताता है कि आज हम लोग बनाने वाले हैं मीसो, और यहाँ पर इसने मीसो बनाने में उसी चीज का इस्तेमाल किया है जो कि एल्टर ने उसे ला कर दिया था। वैसे तो यार इसे बनने में सालों लगते हैं, पर अपना छोटू तो मैजिशियन है ना, तो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सालों में बनने वाली चीज को वो कुछ मिनट्स में ही बनाकर तैयार कर देता है। और ये जो भी इसने बनाया था, पता नहीं क्या मीसो या क्या नाम था उसका, वो हर किसी को काफी पसंद आता है। इधर ये लोग मस्त अपनी छोटी सी पार्टी कर रहे थे और दूसरी तरफ उसी के असल वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोलियां लगाने का काम कर रहा था, और इसका नाम है मिस्टर एगमेंड। वो अपनी बेटी को बुला के उसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक हस्बैंड ढूंढ लिया है। और यहाँ पर भाई ये और किसी के नहीं बल्कि अपने वेंडरलिन की ही बात कर रहा था। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर एगमेंड ने वेंडरलिन को अपने घर पर चाय पीने के लिए बुलाया है। तब वेंडरलिन यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उनकी वजह से ही उसे लॉर्ड की तरफ से मेडल मिला था। वो लोग अब बैठ कर बातें ही कर रहे थे कि तभी एक लड़की वहाँ पर आती है, और ये मिस्टर एगमेंड की ग्रैंड डॉटर है। इसका नाम है एलिस। एलिस को अपने बारे में बताते हुए वेंडरलिन यहाँ पर कुछ नोटिस करता है। असल में बात यह है कि इस लड़की के पास मैजिक है, एक हीलिंग मैजिक जो कि ज्यादातर लोगों को हील करने काम आता है, और इसके इसी मैजिक पावर को वेंडरलिन ने नोटिस किया था। तब मिस्टर एगमेंड उससे बताते हैं कि अब ये मेनली चर्च में ही काम किया करती है, पर मैं चाहता हूँ कि एक नॉर्मल लड़की की तरह ही अपनी शादी करके एक नॉर्मल जिंदगी बिताए। तो वेंडरलिन कहता है, अरे ये तो काफी अच्छी बात है, ये काफी ब्यूटीफुल भी है, आपको तो इसके लिए बहुत रिश्ते भी आए होंगे। इस पर मिस्टर एगमेंड कहता है, हाँ तुमने सही कहा, बहुत सारे लड़के इसके लिए रिश्ता भेजते रहते हैं। तो वेंडरलिन उनसे यहाँ पर मजाक मजाक में कह देता है, अरे वाह, फिर तो मुझे भी आप उस लिस्ट में शामिल कर लो। लेकिन बेचारे को पता कहाँ था कि उसका ये मजाक उसके ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। मिस्टर एगमेंड उसे कहते हैं, हाँ तो तुम इससे शादी कर सकते हो, वैसे तो ये बस अभी 12 साल की है, तो तुम लोग अपनी एंगेजमेंट कर लो, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। और इसी तरह बस एक छोटे से मजाक की वजह से बेचारा वेंडरलिन मिस्टर एगमेंड के जाल में फंस जाता है, यानी कि उसे अब एलिस से ही शादी करना होगा क्योंकि उसने हाँ जो कह दिया है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर मिस्टर एगमेंड अपने बटलर को ये बताने लगते हैं कैसे उन्होंने चालाकी से वेंडरलिन को अपना दामाद बना लिया। जो सुनकर वो बटलर उन्हें कहता है, ये तो सही नहीं है, पहले आपको उसकी फैमिली वालों से परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि यार अब वेंडरलिन की फैमिली के बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता, तो बटलर एगमेंड से परमिशन मांगता है उनकी फैमिली के ऊपर नजर रखने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर इधर वेंडरलिन सबको अपना किस्सा सुना रहा था कि कैसे गलती से उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, यानी कि मिस्टर एगमेंड ने कैसे उसे धोखे में फंसा लिया, इसलिए यहाँ पर बेचारे गुस्से में था। अब तुम लोग इसे देख के ये सोच रहे होगे कि इसने ये जोकर वाली ड्रेस क्यों पहनी है, तो सोचते रहो फिर मुझे क्या। अब वेंडरलिन उसी जोकर वाले गेटअप में ही एरविन के साथ एक स्वीट शॉप में आता है, जहाँ एरविन यहाँ उसे कुछ कुकीज लेने के लिए कहता है उसकी होने वाली वाइफ के लिए। अब थोड़ी देर बाद लोग उस शॉप से निकलते हैं और रास्ते में वेंडरलिन को वही लड़का दिखता है जो कि कुछ दिन पहले कैसल में उसे अपनी स्किल्स दिखा रहा था उसकी टीम में आने के लिए। उसे देखते ही जल्दी से वेंडरलिन खुद को छुपाने की कोशिश करता है और उसका कोई फायदा नहीं होता, वो फिर भी उसे पहचान लेता है। उसने जैसे यहाँ पर वेंडरलिन का नाम लिया, आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है, और इसलिए अब हर कोई वेंडरलिन की टीम में आने के लिए अपनी अपनी मांग रखता है। कम समझ रहे हो क्या तुम इसे? बंदा फेमस हो चुका है, हर कोई इसे पहचानता है अब। लेकिन अचानक यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि वेंडरलिन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। घर में आने के बाद उसका बड़ा भाई एरिक उसे कहता है, तुम्हें अब किसी रिटेनर को रख लेना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई जो कि वेंडरलिन के काम को उसके साथ संभाल सके। ये सुन के अब एरविन उसे कहता है, ऐसे ही बात है तो फिर तुम मुझे ही अपने रिटेनर के तौर पर रख लो। तो वेंडरलिन भी इसके लिए मान जाता है, जो देखकर तो एरविन बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसे अब वेंडरलिन का रिटेनर बनने का मौका मिला है, जो कि उसके लिए काफी बड़ी बात है। इसके बाद अब वेंडरलिन मिस्टर एगमेंड के घर जाता है, पर एगमेंड तो यहाँ पर उसके सामने बैठा था, तो अब छुपने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा छुपने की कोशिश कर रहा था कितने में एलिस वहाँ पर आकर उसे देख लेती है। तो वेंडरलिन अब उसे लेकर चुपचाप घर की छत पे आ जाता है। दोनों यहाँ पर साथ में बैठे हुए थे और वो यहाँ उसे सीधा ही पूछ लेता है, तो हमारे एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम्हें वो सही लगता है? तो एलिस उसे कहती है, हाँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड बनोगे, भले ही मैं तुम्हें जानती नहीं, पर यहाँ पर हर कोई तुम्हारी तारीफ करता रहता है, और अगर तुम जैसा कोई मेरा हस्बैंड बनेगा तो ये तो मेरे लिए काफी गर्व की बात होगी। दूसरी तरफ यहाँ पर एरविन आके लीना और लुइस को बताता है कि वो अब वेंडरलिन का रिटर्नर बन चुका है, और भाई लौंडा इस बात से काफी खुश भी था, जो देख के अब इन दोनों को थोड़ी जलन होने लगती है, और एरविन भी इन्हें चिढ़ा चिढ़ा के बड़ा खुश हो रहा था। लुइस और लीना साइड में आके एक दूसरे से कहते हैं, मेरा बस चले तो मैं तो इसे मार के यहीं पर गाड़ दूं, कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहा ये। और ये बात यह है कि इन लोगों को उससे जलन इसलिए हो रही है क्योंकि एरविन अभी उनसे आगे निकल चुका है, तो इसलिए अब ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग वेंडरलिन की राखेल बनेंगे ताकि एरविन को जला सके, और राखेल का मतलब होता है एक फीमेल असिस्टेंट। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडरलिन एलिस के साथ लंच कर रहा था। भाई अपना अमीर हो चुका है अब तो, क्या शाही खाना खा रहा है। लंच खत्म करने के बाद अब वेंडरलिन सीधा उठकर वहां से जाने ही लगा कि तभी बटलर उसे रोकते हुए कहता है, ये आप लोगों की फर्स्ट डेट है तो आपको मिस एलिस को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। पर बेचारे वेंडरलिन को तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आता। जिसके बाद बटलर उसे और एलिस को एक ज्वेलरी शॉप के अंदर लेकर आता है ताकि यहाँ से वेंडरलिन एलिस के लिए कुछ गिफ्ट ले सके। यहाँ पर काफी सारी खूबसूरत रिंग्स रखी थी जिनकी कीमत 10 से 50 गोल्ड कॉइंस है, यानी कि करीब 4 से 5 मिलियन येन के बराबर, जिसका मतलब ये सारी की सारी रिंग्स काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर थोड़ा देखते हुए वेंडरलिन की नजर कोने में रखी एक रिंग पर
जाती है, जो कि बिल्कुल ही सादी रिंग थी, ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव भी नहीं होती है, पर अपने वेंडलिन को तो बस ये वाली रिंग ही पसंद आती है। तब वहाँ का ओनर उसे इसकी कीमत बताता है, जो कि है पूरे 300 गोल्ड कॉइन, जो सुन के तो बेचारे वेंडलिन के तोते ही उड़ जाते हैं। पर एलिस भी यहीं पर थी, तो बेचारा क्या ही करता, अपनी इज्जत भी तो बचानी है उसे, इसलिए वो फैसला करता है कि वो यही रिंग लेगा। अब जब रात में वो लोग एक साथ जा रहे थे, तो एलिस उसे कहती है, मुझे पता है आपने इस रिंग के अंदर मैजिक देखा था, इसलिए आप इसे लेने के लिए राजी हो गए। तो वेंडलिन उसे कहता है, अरे बस मुझे लगा कि तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ले लिया। और क्योंकि यार ये रिंग एक मैजिकल रिंग है, तो वेंडलिन यहाँ पर उसे टेस्ट करने लगता है, जिससे उस रिंग के अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलनी शुरू हो गई और आसपास एक खूबसूरत सा माहौल बन जाता है। साथ ही यार एलिस भी अपने हीरो के प्यार में पड़ने लगी थी, उसे अब धीरे धीरे वेंडलिन काफी पसंद आ रहा है। रात में अब एगमैन अपने बटलर से पूछता है, तो तुम्हें वेंडलिन कैसा लगा? तो बटलर इस पर उसे कहता है, आज तक जितने भी लड़के मिस एलिस के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, वो उनके साथ बड़े ही सम्मान से बात करते हैं, जैसे कि मिस एलिस काफी बड़े ओहदे पर हो, पर ये लड़का वेंडलिन बाकियों का जैसा नहीं है, वो उन्हें बिल्कुल ही एक नॉर्मल गर्ल की तरह ट्रीट करता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़का सबसे अलग है। अगले दिन एरविन और लुइस बैठ के अपने अपने काम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी एलिस वहाँ पर आती है। ये अब यहाँ पर वेंडलिन से मिलने आई है। इस पर एरविन उसे कहता है, अरे माफ करना, वो तो अभी कैसल गया हुआ है। तो एलिस कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम लोग मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? दूसरी तरफ यहाँ पर वेंडलिन को दिखाया गया, जो कि किंग के पास आया था, और किंग यहाँ पर उसे एक ड्रैगन हंट करके लाने के लिए बोलते हैं। तो इस पर वेंडलिन भी हाँ कह देता है। असल में यार पेलगनी नाम की एक सिटी है, जो कि डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छी जगह है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि वहीं पर एक एंशिएंट ड्रैगन भी रहता है, जिसने उस जगह को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है। तो वेंडलिन यहाँ पर कहता है, तो क्या हम सिर्फ 2 लोग उस ड्रैगन से लड़ने जाएंगे? तो किंग उसे कहता है, अरे चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं जाओगे। और इतने में तभी यहाँ पर एक आदमी आता है, जिसका नाम है क्लैम्ड, और उसकी ब्रेंटैक से पहले से जान पहचान है। बंदा भाई काफी जोश में है, जो देखकर वेंडलिन कहता है, ऐसा लगता है कि काफी पावरफुल है, और ये क्लैम्ड काफी रिस्पेक्टेबल मैजिशियन भी है, इसकी लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं। जिसके बाद अब तीनों ही उस ड्रैगन से भिड़ने के लिए उसी सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर वेंडलिन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके घर के बाहर काफी सारे लोग हल्ला करने लगते हैं उसकी आर्मी के अंदर शामिल होने के लिए, और अब इन लोगों को संभालने के लिए एक शानदार कमांडर चाहिए होगा। तो अब क्योंकि अपना वेंडलिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए उसके रिटेनर को ये सब करना चाहिए। शुरुआत में तो अरविंद भी इसके लिए तैयार नहीं होता, पर फिर भी वो मान ही जाता है। इधर यहाँ वेंडलिन, क्लैम्ड और ब्रेंटैक उस ड्रैगन से लड़ने पहुंचते हैं, जहाँ पर तभी वो खतरनाक ड्रैगन नीचे से निकलता है, जो देखकर क्लैम्ड जल्दी से खुद के लिए एक मैजिकल आर्मर तैयार कर लेता है और बहुत ही तेजी से जाकर उस ड्रैगन के ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन वेंडलिन को तो ये देखकर यकीन ही नहीं होता कि मैजिकल पावर को भी किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट में बदला जा सकता है। ब्रेंटैक उसे कहता है, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी। तो वेंडलिन भी अभी देख के अपना मैजिक इस्तेमाल करना शुरू करने लगा, और क्लैम्ड के कहने पर वो तेजी से जाके उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। वैसे भी अब 3 वॉरियर्स के सामने ये ड्रैगन कहीं टिक पाने वाला था। उसे हराने के बाद वेंडलिन उसे अपने मैजिक बैग के अंदर कलेक्ट कर लेता है। तब क्लैम्ड उसे बताता है कि देखो, अगर तुम इसे नोबल्स को दोगे तो तुम्हें इस ड्रैगन का एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलेगा, लेकिन अगर तुमने इसके ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचा तो काफी फायदे में रहोगे। अभी क्लैम्ड को ये जगह काफी शांत लगती है, लेकिन असली खतरा तो अब आने वाला है। अब वो चीज आने वाली है जिसने रेनफॉल को मरने पर मजबूर कर दिया था। इधर यहाँ पर सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो कि मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से काफी जख्मी हो चुके थे। असल में बात यह है कि अभी जिस जगह पर वेंडलिन ने ड्रैगन को मारा है, उसी जगह पर ये सारे सोल्जर्स छोटे मोटे मॉन्स्टर से लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके किंग ने जैसा हुक्म दिया, सबको उस जगह को मॉन्स्टर से आजाद करना है। सिर्फ वो ड्रैगन ही नहीं, और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स है इस जगह पर, इसलिए सारे सोल्जर्स से लड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही अब लड़ते हुए काफी सारे सोल्जर्स जख्मी भी हो चुके थे, और अपनी एलिस इन्हें हील करने का काम करती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक सोल्जर आके सभी को बताता है, हीरोज वापस आ रहे हैं, उन्होंने उस ड्रैगन को हरा दिया। और इसके कुछ देर बाद वेंडलिन वहाँ पर आता है, लेकिन जैसे अब एलिस से मिलती है तो वो तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेचारी अब काफी थक चुकी थी। कुछ देर बाद अब जब उसकी आंख खुलती है तो अपना वेंडलिन उसके सामने ही होता है, और उससे कहता है, मैंने सुना है तुमने सोल्जर्स को हील करने में काफी मदद की, इन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही हर एक सिपाही अच्छे से लड़ पाया। ऐसी अब इन लोगों की बातचीत चली रही थी कि तभी वहाँ पर क्लैम्ड आके उसे कहता है, तो कैसी हो मेरी भतीजी? और यहीं पर ही पता चलता है कि क्लैम्ड इसका चाचा है। तुम लोग की तरफ वेंडलिन को भी ये बात अभी अभी पता चली है। इसके बाद अब वेंडलिन के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंडलिन के लिए एक बहुत ही शानदार पेंटिंग आई हुई थी। तो एरविन उसे बताता है कि जब तुम्हें प्रमोशन के बाद दूसरा मेडल मिला था, तब हम लोगों ने ही तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। इतने वहाँ पर तभी एलिस आती है, जो देखकर वेंडलिन अब उसी के पास चला जाता है, लेकिन लिन और लुइस को देख के अंदर ही अंदर थोड़ी जलन होने लगी थी। पर वो भाई अब कर भी क्या सकते हैं, इन दोनों की एंगेजमेंट तो हो ही चुकी है। तभी एलिस उसे पूछती है, क्या तुमने लिन और लुइस से भी एंगेजमेंट कर रखी है? इस पर वेंडलिन उसे कहता है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, कैसी बात कर रही हो तुम? भला तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी लड़कियों के साथ कैसे रिलेशन बना सकता हूँ? तो एलिस कहती है, पर नोबल्स के लिए तो बहुत ही नॉर्मल बात है। और अब इनकी बातें सुन के लिन और लुइस अपना हाथ ऊपर करते हुए कहते हैं, हाँ अगर हमें मौका मिले तो हम भी वेंडलिन से शादी करना चाहेंगे। मतलब यार ये लोग भी मौके पे चौका मार रहे हैं। तब वेंडलिन अब एलिस की तरफ देखता है और वो उसे देख के हंसती है। तो अब वो कहता है,
ठीक है अब से हम तीनों एक साथ रहेंगे, थ्रीसम होगा भाई अब तो। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैंडरिन के भाई हेलमेट की शादी हो रही है। अभी तो यार टोटल बस 3 की शादी हुई है, 5 की शादी तो हमारा बाकी है। यहाँ पर उसका एक और भाई बोलता है अब तो हमसे लोग अपनी बेटी की शादी इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि वो वैंडरलैंड के रिलेटिव बन सके। देख रहे हो ना तुम लोग, ब्रांड बन चुका है अभी पूरा। तभी एरिक्स यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है जो कि हर 3 साल में एक बार रखा जाता है। तो वैंडरलैंड कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो फिर तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। हाँ लेकिन तुम ये याद रखना कि इस कॉम्पिटिशन में मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ फिजिकली फाइट करना होगा तुम्हें अपनी स्वॉर्ड से, क्योंकि ये एक तरह का स्वॉर्डमैनशिप कॉम्पिटिशन है। और क्योंकि यार वैंडरलैंड को सिर्फ मैजिक ही आता है तो उसके लिए फिजिकली फाइट करना काफी मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ यहाँ लिन, लुइस और एरविन की प्रैक्टिस चल रही थी जहाँ बेचारा एरविन ढंग से कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ लिन और लुइस के पास थोड़ा मैजिक तो था पर भाई एरविन के पास तो वो भी नहीं। तभी वो लोग वैंडरलैंड को उड़ते हुए कहीं जाते हुए देखते हैं और सोचते हैं आखिर बात क्या है, ये अपने भाई की वेडिंग सेरेमनी छोड़कर आखिर जा कहाँ रहा है। और वैंडरलैंड को देख के एरविन के अंदर भी अब एक बार फिर से जोश भर जाता है। अब रात में एक साथ डिनर करते वक्त लिन उससे पूछती है मैंने सुना है कि तुम उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिस पर वो कहता है हाँ और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की है इसके बारे में। और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि वेरिन नाम का एक बंदा है जो कि पिछले 2 साल का विनर रह चुका है, वो अब इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसका मतलब कि हम सबके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और यार इसी के साथ इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। इसके पार्ट 2 में ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी जहाँ पर अपने वैंडरलैंड के कुछ राज भी खुलने वाले हैं। इस वीडियो को टारगेट है 2K लाइक्स और 300 कमेंट्स, जैसे ही टारगेट कंप्लीट होगा पार्ट 2 आ जाएगा। बाकी तुम लोग एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।